Well, students, today we will discuss the nature of roots of quadratic equation. कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हम निकालते हैं यानी कि x की जो वैल्यूज निकालते हैं दो, वो कैसे होंगे यानी कि उनका नेचर कैसा होगा। अब नेचर का मतलब यहाँ क्या होगा कि वो जो रूट्स आएंगे x की वैल्यूज आएंगी वो रियल होंगी या इमेजिनरी वैल्यूज होंगी या वो सेम दोनों आंसर्स आएंगे या डिफरेंट आएंगे। इस तरह की बातें नेचर के अंदर आती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो हमने पढ़ी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डी, यानी कि इसके लिए हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है पीछे हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में, कैपिटल डी विच इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और उसकी वैल्यू जिस तरीके से आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रूट्स का नेचर किस तरीके का होगा। सो देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस। उसमें से फर्स्ट केस जो है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब उनकी वैल्यूज रियल होंगी, रियल वैल्यूज, और दोनों आंसर्स अलग अलग आएंगे। नीचे लिखा है x इज इक्वल टू फोर एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये जैसे किसी इक्वेशन के रूट्स आते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं दोनों। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है मतलब पॉजिटिव आती है, तो x की दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, अगर d की वैल्यू बाई चांस जीरो आ जाए, इफ d इज इक्वल टू जीरो, देन हम क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल। अगेन वी आर राइटिंग रूट्स आर रियल, लेकिन इस केस में इक्वल होंगी दोनों वैल्यूज। यहाँ ब्रैकेट में नीचे लिखा है दिस मीन्स बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। मीन्स x इज इक्वल टू अगर एक माइनस टू वैल्यू आई है तो दूसरी वैल्यू भी माइनस टू ही रहेगी, यानी कि दोनों सेम वैल्यूज आएंगी। इफ d इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू जीरो आते ही दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए मतलब नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आंसर आए डी का, जो बी स्केयर माइनस फोर एसी हमने निकाला उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, उस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है। अब देखिए पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं वो, तो x इज इक्वल टू, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। अब डी की वैल्यू इस केस में हम पढ़ रहे हैं अगर नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल डी की वैल्यू आ गई माइनस सिक्सटीन, डी निकाला हमने माइनस सिक्सटीन आ गया। अब रूट के अंदर उसको रखेंगे तो माइनस सिक्सटीन का रूट हम निकाल नहीं पाएंगे, सिक्सटीन का तो फोर आ जाएगा, लेकिन माइनस वन का जो रूट है उनका हम रूट नहीं निकाल पाते, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इस केस में हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ये थर्ड केस था। एक बार मैं तीनों को दोबारा से पढ़ देता हूँ। जब आप नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो आपने केवल और केवल कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है फर्स्ट केस जैसी, तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है, लेकिन रियल वैल्यूज होंगी। दूसरा केस है डी की वैल्यू जीरो आ जाए, रियल यहाँ भी होंगी लेकिन दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। तीसरा केस है अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। निकालने नहीं है, सिर्फ इतना लिख के ही छोड़ देंगे, डी इज इक्वल टू नेगेटिव तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। तो ये तीन केस हमने पढ़े। थोड़ा सा और आगे चले। अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि डी अगर पॉजिटिव हो या डी की वैल्यू जीरो हो, दोनों केस को कंबाइन करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, रूट्स फॉर रियल रूट्स, लिखा है ना, फॉर रियल रूट्स डी इज ग्रेटर देन, और इक्वल टू का साइन भी लगा है जीरो, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसे पढ़ते हैं इसको। नीचे ब्रैकेट में लिखा है डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि दो कंडीशन कंबाइन कर दी गई, क्योंकि दोनों ही केस में रूट्स रियल होते हैं, रियल। हाँ, वो अलग बात है, एक में इक्वल होते हैं एक में अनइक्वल होते हैं, लेकिन रियल तो दोनों में ही है। इसलिए दो कंडीशन को अगर हम यहाँ कंबाइन करते हैं
तो एक नई कंडीशन बन जाती है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट्स। ठीक है। और थर्ड केस अपने आप में अलग है ही, उसमें इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, डी इज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यू। एक और चीज नीचे लिखी है, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, ऊपर बात हो गई है। ठीक है, एक नया नाम और आता है इसमें साथ में, को इंसिडेंट रूट्स। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब वही है कि दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए, एक्स की दोनों वैल्यूज, जैसे सेकंड केस में हमने किया है। तो इक्वल रूट्स आ जाए नाम, या को इंसिडेंट रूट्स आ जाए, और तीसरा एक और नाम आता है परफेक्ट स्केयर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसमें कि परफेक्ट स्केयर वो बन गई है। परफेक्ट स्केयर का मतलब है, जैसे x-2 हम होल स्केयर लिखते हैं, तो x-2 का होल स्केयर लिखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। x-2 को भी जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी, दूसरी में भी x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि ये जो तीन नाम, तीन अलग अलग कंडीशन मैंने लिखी हैं, एक तो है इक्वल रूट्स, दूसरा लिखा है, लास्ट वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं भी, इक्वल रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स और परफेक्ट स्केयर। इन तीनों में से कोई भी नाम एग्जाम में आता है, आपने कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, d इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल रूट्स की कंडीशन हमने पढ़ ली है, डी इज इक्वल टू जीरो। कोइंसिडेंट भी उसी का ही दूसरा नाम मान सकते हो, कोइंसिडेंट रूट्स, क्योंकि ऐसा कभी कभार ही होता है कोइंसिडेंटली कि दोनों वैल्यू सेम आ जाए। और तीसरा नाम एक और बताया, परफेक्ट स्केयर। अगर किसी इक्वेशन के साथ लिखा है इट इज परफेक्ट स्केयर, तो उसमें भी आपने मान के चलना है कि जो रूट्स है वो सेम है, यानी कि डी की वैल्यू जीरो ही उसमें रख के चलनी है। तो ये एक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में लेक्चर था मेरा। 4.4 जो एक्सरसाइज है वो पूरी इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।